हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरसी एजुकेशन में। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए सवाल के साथ। हमने आंतरगणन और बाह्य गणन की जो भी विधियाँ थी, चारों विधियाँ जो हमने आपको बताई थी, उनको उदाहरण सहित हमने आपको हल करवाए थे। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम होगा सहसंबंध। सहसंबंध को रिलेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको इसकी विशेषताएं बताएंगे, परिभाषाएं बताएंगे, इसके प्रयोग, मान्यताएं सभी कुछ बताएंगे, फिर इसके उदाहरण सहित हल करवाएंगे। तो देखिए, आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये सहसंबंध की आज प्रश्नावली हम करने जा रहे हैं। इसे बोलते हैं कोरिलेशन भी बोलते हैं। इस चैप्टर को बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन की हम सबसे पहले आपको परिभाषा लिखवा देते हैं। इसकी जो ये है प्रोफेसर W.I. किंग ने परिभाषा दी है। इसकी प्रोफेसर W.I. किंग ने इसकी परिभाषा दी है। इनकी परिभाषा काफ़ी फेमस है, इसीलिए इनकी परिभाषा एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो अब हम लिखवाएंगे आपको दो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से उतार लीजिएगा। दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कार्यकरण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। कार्यकरण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रोफेसर W.I. किंग की परिभाषा है। दूसरी हम बताते हैं आपको टिबेट की परिभाषा, जो कि टिबेट ने दी। ये भी काफ़ी फेमस है और इसे भी पूछा जाता है। तो अब हम टिबेट की बताएंगे। टिबेट कहता है कि सहसंबंध द्वारा भविष्यवाणियों की अनिश्चितता के विस्तार भविष्यवाणियों की अनिश्चितता के विस्तार को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सहसंबंध के अंदर हमने आपको पहली परिभाषा बताई प्रोफेसर W.I. किंग की, दूसरी बताई हमने आपको टिबेट की। तो पहली है W.I. किंग की, वो देख लेते हैं हम। दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कार्यकरण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। दूसरी है टिबेट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। टिबेट की है सहसंबंध द्वारा भविष्यवाणियों की अनिश्चितताओं के विस्तार को कम किया जा सकता है। तीसरी है सहसंबंध की परिभाषा, जो मेन परिभाषा है सहसंबंध की, वो हम करेंगे आज। इसमें है आर्थिक, सामाजिक
वैज्ञानिक, भौगोलिक, भौगोलिक क्षेत्रों में अक्सर दो या दो से अधिक चरों या समूह चर होते हैं, ये समूह होते हैं। समूहों की श्रेणियों में दो या दो से अधिक चरों या समूहों की श्रेणियों में परस्पर संबंध पाया जाता है। परस्पर संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सहसंबंध की परिभाषा में हमने आपको 3 बताई, जो कि एक परिभाषा थी पहली वो प्रोफेसर W.I. किंग ने दी थी, दूसरी थी वो टिपेट ने दी थी, तीसरी सहसंबंध की स्वयं परिभाषा है। तीसरी सहसंबंध की परिभाषा है आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक क्षेत्रों में अक्सर दो या दो से अधिक चरों या समूहों की श्रेणियों में परस्पर संबंध पाया जाता है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसे क्लीन कर देते हैं। ये मैंने इसे क्लीन कर दिया ताकि हमें स्पेस मिल सके। अब हम बताएंगे इसका प्रतिपादन। इसका प्रतिपादन किसने किया था ना? इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था फ्रांस के खगोल शास्त्री थे एक। फ्रांस के खगोल शास्त्री थे। कौन थे? ब्रावेज। खगोल शास्त्री ब्रावेज है ना? ब्रावेज ने किया था। ब्रावेज ने इसका प्रतिपादन फ्रांस के खगोल शास्त्री ब्रावेज ने किया था, लेकिन इसे विकसित किसने किया है ना? इसे विकसित है ना? विकसित करना और आधुनिक रूप देने का कार्य आधुनिक रूप देने का कार्य किया था। प्राणी शास्त्री फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांस के थे ये फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने। गाल्टन ने कार्ल पियर्सन ने किया। ठीक है दोस्तों, देखिए इस विधि का सहसंबंध का प्रतिपादन फ्रांस के खगोल शास्त्री थे ब्रावेज, उन्होंने किया था, लेकिन इसको विकसित और आधुनिक रूप देने का कार्य फ्रांसिस गाल्टन, कार्ल पियर्सन ने किया था। फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन दोनों ने किया था। अब इसका सह विचरण क्या होता है? इसके अंदर एक वर्ड होता और आता है सह विचरण। सह विचरण क्या होता है?
संबंधित चरों, दो संबंधित चरों अथवा समंकमाला, या जो उसमें आया था परिभाषा के अंदर, समंकमाला में साथ साथ परिवर्तन, साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को, होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सहविचरण कहलाती है। सहविचरण कहलाती है दो संबंधित चरों अथवा समंकमाला में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति सहविचरण कहलाती है। ठीक है, ये सह संबंध विश्लेषण से हमें पता चलता है कि चरों में कैसा और कितना संबंध है। चरों में कैसा व कितना संबंध है। इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग क्या होता है? दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ले लिया होगा आपने, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ इसका व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग होता है। इसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होता है जैसे हमें वेतन करना हो, व्यय करना हो, हमारी बुद्धि के लिए, सफलता पानी हो आदि में अर्थशास्त्र और व्यवसाय के क्षेत्र में अर्थशास्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, आपने व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग होता है वेतन, व्यय, बुद्धि, सफलता, अर्थशास्त्र और व्यवसाय के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है आपने। अब हम बताएंगे आपको सहसंबंध के प्रकार। इसके प्रकार ये कितने प्रकार का होता है ना? तो ये होता है 3 प्रकार का सहसंबंध होता है। तीन प्रकार का होता है। एक होता है दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। दूसरा होता है चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। तीसरा होता है चरों की संख्या के आधार पर।
इसके भी दो प्रकार होते हैं, दिशा के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। इसके भी दो प्रकार होते हैं, रेखीय और अरेखीय। इसके तीन प्रकार होते हैं, सरल, बहुगुणी और आंशिक। अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको प्रकार बताए। इसके तीन प्रकार होते हैं, दिशा के आधार पर, चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर। दिशा के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। चरों में परिवर्तन के अनुपात के आधार पर रेखीय और अरेखीय दो प्रकार के होते हैं। चरों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल, बहुगुणी और आंशिक। इस तरीके से आज हमने आपको प्रकार बताए। कल हम प्रकारों को डिटेल में समझाएंगे। आज के लिए यही वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।